और इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीसी कर रहे हैं। सीधे आपको ले चलते हैं। 314 पॉजिटिव केस पाए गए हैं कोरोना वायरस के। ये संख्या 314 तक अचानक पिछले 4 दिनों के अंदर ज़्यादा बढ़ी है। इसमें 168 तो केवल तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। अन्यथा उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग कंट्रोल करने की ओर पूरी तरह इसको बढ़ चुके थे, लेकिन अचानक ये संख्या बढ़ी है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो पहले दिन ही इस बात को कहा था कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना, उसको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देना और उसकी बुनियादी सुविधाओं के लिए शासन स्तर पर पूरा प्रयास करना, प्रशासनिक मशीनरी उसके लिए पूरा कार्य करेगी। हम लोग उसी पर निरंतर कार्य कर रहे हैं और तबलीगी जमात से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन सब को भी क्वारंटाइन में डाल करके उनके कांटेक्ट से जुड़े हुए लोगों को अब प्रयास किया जा रहा है कि हम उन्हें ले करके उन्हें भी क्वारंटाइन में डाल करके पूरे समाज को यानी कोरोना को स्प्रेड होने से रोक सकें। अब तक हम लोगों ने इस कोरोना से प्रदेश के अंदर 25 हमारे कोरोना पॉजिटिव अब तक ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में हमारे यहाँ जो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती पेशेंट हैं, इनकी संख्या अब तक 438 है। क्वारंटाइन वार्ड में जो अभी लोग हैं उनकी संख्या लगभग 4000 है। सर्विलांस में रखे गए जो लोग हैं जिन पर हमारी नज़र है, ऐसी संख्या 61,500 से अधिक है। हमारे यहाँ जब कोरोना का पहला पेशेंट 3 मार्च को आया था तो उस समय प्रदेश के अंदर एक भी टेस्टिंग लैब नहीं थी। आज हमारे पास 10 टेस्टिंग लैब प्रदेश के अंदर संचालित हो रही हैं और इन सभी टेस्टिंग लैब के माध्यम से हम प्रतिदिन 1200 से 1500 के बीच में टेस्ट सफलतापूर्वक कर सकते हैं। यह व्यवस्था आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पाई है। जांच में जो अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकार के जो सैंपल लिए गए हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के परिणाम सामने आए हैं। हमारे पास अभी तक जो प्रदेश के अंदर आइसोलेशन बेड हैं, ये भी हम लोग 6000 से अधिक आइसोलेशन बेड अपने पास यहाँ पर तैयार करके रखे हुए हैं। क्वारंटाइन बेड की संख्या भी लगभग 12000 के आसपास हमारे पास मौजूदा समय में है। लेवल 1 के हमारे पास 75 हॉस्पिटल, हर जनपद में एक हॉस्पिटल को हम लोगों ने लेवल 1 का कोविड हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया है। लेवल 2 के 51 हॉस्पिटल वर्तमान में हमारे पास प्रदेश के अंदर मौजूद हैं और लेवल 3 के भी 6 हॉस्पिटल हम लोग वर्तमान में तैयार कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर वर्तमान में जो हमारे 75 जनपद हैं, इनमें से 37 जनपद ऐसे हैं जिनमें एक न एक पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव का पेशेंट पाया गया है। ये हमारे प्रदेश की वर्तमान की स्थिति है। यद्यपि हम लोगों ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब दुनिया के अंदर पहले चाइना में, फिर यूरोप के कई अन्य देशों में इस महामारी का प्रकोप देखने को मिला था, तो हम लोगों ने यहाँ पे अलर्ट जारी किया था और हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भी अलर्ट जारी करते हुए लोगों से इसके प्रति सावधानी बरतने के लिए कहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने होली के पहले ही सार्वजनिक स्थलों पर और किसी भी आयोजन में जमावड़ा होने से रोकने के लिए भी उस समय उन्होंने
आह्वान किया था, होली मिलन के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी सभी कार्यक्रम स्थगित किए गए। इसके बाद फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद हम लोगों को उन 16 जनपदों में उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट पाए गए थे या उनके संदिग्ध थे, ऐसे 16 जनपदों को पहले चरण में हमें लॉकडाउन के साथ जोड़ना पड़ा था। 23 से 25 तक वे जनपद लॉकडाउन के साथ थे और फिर 25 मार्च से ये 21 दिन का लॉकडाउन पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर चल रहा है। स्वाभाविक रूप से लॉकडाउन होगा तो इसका प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ऐसे ही इन प्रभावों को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी उन तबकों के लिए अपनी कुछ योजनाएं घोषित भी की। खासतौर पर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है, 1,70,000 करोड़ रुपए का ये पैकेज अपने आप में एक बहुत बड़ा पैकेज था और आज़ादी के बाद का इतना बड़ा पैकेज पहली बार देखने को मिला है कि जब सरकार ने एक साथ इतने बड़े पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में कोविड-19 में जो भी स्वास्थ्य कर्मी, जो भी स्वच्छता के कर्मी या अन्य जो भी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके आइसोलेशन में, हॉस्पिटल में, क्वारंटाइन में उन लोगों की उपचार आदि की व्यवस्था करेंगे, उन सबको 50 लाख का बीमा कवर देने की व्यवस्था 30 जून तक के लिए व्यवस्था की गई है। तो ये व्यवस्था 50 लाख की व्यवस्था भारत सरकार ने इसमें की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कृषि जो किसान सम्मान योजना है, इस योजना में प्रत्येक किसान को 3 महीने तक 2,000 रुपये देने की व्यवस्था की है। इस मामले में प्रदेश के अंदर 2,34,00,000 किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं और हम लोगों ने 2,34,00,000 किसानों का पूरा डाटा फीड किया है। इसमें से हमारे प्रदेश के अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में 1,57,00,000 किसानों को अब तक 2,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में मिल गया, शेष प्रचलन में है, उनके खाते में आ रहा है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में प्रदेश के अंदर उन सभी महिला लाभार्थियों को जिनके जन धन योजना में अकाउंट खुले थे, 500 रुपये आगामी 3 महीने तक उन्हें प्राप्त होने हैं और प्रदेश के अंदर ऐसे अकाउंटधारी 3,26,00,000 हैं। उन सब के अकाउंट में 500 रुपये प्रति माह देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और यह राशि उनके अकाउंट में जानी प्रारंभ हो गई है। उज्ज्वला योजना में, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में भी देश के अंदर 8 करोड़ परिवारों को 3 महीने तक निःशुल्क उन्हें रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध होने हैं और ये प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,48,00,000 ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है और वर्तमान में ये योजना उन लोगों को उपलब्ध करा दी गई है। संगठित क्षेत्र में कम मजदूरी पाने वाले जो वर्कर हैं, संगठित क्षेत्र के 100 से कम वर्कर्स वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जो संख्या है, उनमें जितने भी वर्कर हैं उनके पीएफ अकाउंट में धनराशि उन्हें देने की व्यवस्था भारत सरकार ने अपने स्तर पर की है और ये प्रक्रिया भारत सरकार के स्तर पर प्रारंभ हो चुकी है। इसी प्रकार से जो प्रदेश के अंदर और केंद्र सरकार के तहत वरिष्ठ नागरिक जो यानी वृद्धावस्था पेंशन है, दिव्यांगजन पेंशन है, निराश्रित महिला यानी विधवा महिला पेंशन है और कुष्ठावस्था पेंशन है, केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के ऐसे लगभग 87 लाख लोगों को इस सुविधा का लाभ देता है। ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हम लोगों ने पहले ही प्रदेश के अंदर भी और केंद्र सरकार भी इस व्यवस्था का लाभ उन लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है और ये
हर एक लाभार्थी के खाते में पेंशन की सुविधा भी हम लोगों ने उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। केंद्र सरकार ने उन सभी पात्र परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ की है, जिसमें पर यूनिट 5 किलो चावल और 1 किलो दाल उस परिवार को उपलब्ध होगा। ये प्रक्रिया 15 अप्रैल से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। हर एक लाभार्थी को उसके कार्ड के अनुसार पर यूनिट के हिसाब से ये सुविधा उपलब्ध होगी। ये कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं। मनरेगा की मजदूरी में बढ़ोतरी करने का कार्य भी केंद्र सरकार ने किया है। इसमें पहले उत्तर प्रदेश में 182 रुपये ये उपलब्ध होता था और अब हम लोगों ने इसको बढ़ा करके 202 रुपये करने की व्यवस्था की है और यह कार्य भी प्रदेश के अंदर 88,40,000 जो मनरेगा मजदूर हैं उनको ये सुविधा मिलने जा रही है। इसी प्रकार से संगठित क्षेत्र के कार्मिकों की संख्या, ये जिनमें ईपीएफ से आच्छादित जो हैं उन सबको भी इस व्यवस्था से जोड़ने की कार्रवाई के लिए, उनको लाभ देने के लिए भी ये 24 लाख जो लोग हैं इन लोगों को भी इस व्यवस्था के साथ जोड़ा गया है। और जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके रिवॉल्विंग फंड में भी बढ़ोतरी करने की व्यवस्था, ये कार्य जहां केंद्र सरकार ने किया है वहीं प्रदेश सरकार ने भी इनको सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करने के बारे में अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाने के साथ ही हम लोगों ने प्रदेश स्तर पर भी ये देखते हुए कि लॉकडाउन की कार्रवाई तेजी के साथ आगे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना है, तो जो तबका इससे पूरी सबसे पहले इससे प्रभावित होगा उन लोगों के लिए कार्य होना चाहिए। तो इसमें प्रदेश के अंदर निर्माण श्रमिकों के लिए, जिनकी संख्या प्रदेश के अंदर 20 लाख से ऊपर थी, रजिस्टर्ड थे, उन लोगों को हम लोगों ने पहले चरण में भरण पोषण भत्ता के रूप में 1,000 रुपये की राशि उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से देना प्रारंभ किया है और अब तक अधिकतर जो मजदूर हैं उन निर्माण श्रमिक हैं उनके खाते में 1,000 रुपये की राशि हम लोग पहुंचा चुके हैं। इसके अलावा लॉकडाउन के कारण जो तबका सर्वाधिक प्रभावित हुआ है वह है फेरी नीति से आच्छादित होने वाले, ठेला है, खोमचा है, रेड़ी है, पटरी व्यवसायी है, रिक्शा है, ई रिक्शा है, पल्लेदार है। इन सभी लोगों को भी हम लोगों ने 1,000 रुपये प्रति, यानी इनको उस पूरे प्रति लाभार्थी देने की भरण पोषण भत्ते के रूप में देने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि लॉकडाउन के दौरान जो भी उद्यम, शिक्षण संस्थान या फिर चिकित्सालय या जो भी संस्थान बंद होते हैं और बंदी के कारण एक बड़ी संख्या में वर्कफोर्स ऐसी होती है कि जिन्हें वहां पर कोई भी मानदेय या मजदूरी या कोई भी वेतन नहीं मिला है, तो हम लोगों ने उन सभी से इस बारे में अपील की है कि वे लोग उन लोगों को बंदी के दौरान मानदेय या वेतन जरूर दें। और ये प्रक्रिया सफलतापूर्वक हम लोग प्रदेश के अंदर व्यवस्था करा रहे हैं। मनरेगा के प्रदेश के अंदर जितने भी मजदूर थे, इन लोगों के जितने भी मानदेय थे, उन सबको हम लोगों ने एक साथ प्रदेश के अंदर उन सब का भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में कर दिया है और ये सफलतापूर्वक अब तक उनके खाते में पैसा पहुंच भी चुका है। इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1,65,31,000 ऐसे राशन कार्ड धारक परिवार हैं जिन परिवारों की कोई भी आय का दूसरा स्रोत नहीं, उन लोगों को हम लोगों ने 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल 1 अप्रैल से देना प्रारंभ कर दिया है। और उसमें जितने भी परिवार हैं, यानी इसमें लगभग 11 करोड़ से अधिक यूनिट इससे आच्छादित हुई है, जिन्हें हम निःशुल्क ये सुविधा प्रदेश के अंदर अब तक उपलब्ध करवाए हैं। इसमें मनरेगा के कार्ड धारक भी हैं, निर्माण श्रमिक भी हैं, पंजीकृत निर्माण श्रमिक भी हैं, दिहाड़ी मजदूर भी हैं। ये सभी लोग
इस योजना से आच्छादित हुए हैं। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन, इससे आच्छादित 87 लाख लोगों को एडवांस में पेंशन हम लोग उनके अकाउंट में भेज चुके हैं। ये पहले ही उनके खाते में पैसा जा चुका है। हम लोगों ने एक अन्य कार्य के लिए भी इस बारे में प्रशासन को हर जनपद स्तर को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई है कि इस बारे में सुनिश्चित कर लिया जाए कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि बड़ी मात्रा में लोग इस दौरान उत्तर प्रदेश में आए हैं या अन्य राज्यों में भी गए हैं, हम लोगों ने इस बारे में स्पष्ट किया है कि जितने भी लोग आए होंगे या जिनके पास राशन कार्ड नहीं होंगे, जो निराश्रित हैं, जिन पे सर्वे स्थानीय स्तर पर भी करवा लिया जाए और उसकी पुष्टि करवाने के बाद इस बात के लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम विकास अधिकारी और बीडीओ की टीम, वहाँ के एसडीएम या ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ, और नगरीय क्षेत्र में जो अधिशासी अधिकारी या मुख्य नगर अधिकारी हैं वह और वहाँ के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मिलकर के जिस भी सूची को या जिन भी लोगों को प्रमाणित कर लें कि ये निराश्रित हैं, तो इन सभी लोगों को उन्हें 1000 रुपये का भरण पोषण का भत्ता तत्काल देने की व्यवस्था, और साथ ही साथ उन सभी लोगों को हम लोगों ने व्यवस्था की है कि उन्हें खाद्यान्न भी निःशुल्क उपलब्ध करवाने का कार्य, राशन कार्ड नहीं तो राशन कार्ड भी उनका तत्काल बनाने की व्यवस्था की जाए। ये प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक इन कार्यों की घोषणा की थी और ये कार्य सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकें, इसके लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हमने अपनी एक 11 सदस्यीय टीम बनाई है, यानी 11 अलग अलग कार्यों को अलग अलग सीनियर अधिकारियों को हम लोगों ने सौंपा है। ये प्रदेश के अंदर जो 11 टीम बनी है, पहली टीम है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। इस टीम का काम था भारत सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में संवाद बनाने और भारत सरकार से जुड़े हुए जो भी मामले हैं इसके लिए बराबर उनके साथ संवाद बनाने की कार्रवाई करना, और किसी भी स्तर पर कोई मामला है तो उसके निस्तारण की कार्रवाई करने के साथ ही अन्य राज्यों से जुड़ी भी कोई समस्या है इसके लिए संवाद बनाने का कार्य, इसके अलावा अवेयरनेस के लिए भी कार्यक्रम तैयार करना, अलग अलग विभागों के स्तर पर अपीलें जारी करवाना, लोगों से बताना कि इस बीमारी का सबसे बड़ा समाधान है सोशल डिस्टेंसिंग, और जो व्यक्ति जहां पर है, अनुशासित है, घर में है, वहीं रहें। ये यात्रा के दौरान उनका आना जाना खतरनाक हो सकता है। यह लगातार अपीलें भी हम लोगों ने इस कमेटी के माध्यम से जारी करवाए हैं। इस कमेटी को लीड कर रहे हैं स्वयं चीफ सेक्रेटरी। दूसरी कमेटी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर गठित की थी, वह है अवस्थापना, और हमारे जो प्रदेश के औद्योगिक विकास के आयुक्त की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित हुई। और ये कमेटी का काम कि प्रदेश के अंदर जो श्रमिकों से जुड़े हुए जितनी भी घोषणाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की हैं, इन सब को लागू करने के साथ ही ये कमेटी इस चीज को ध्यान देगी कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी उद्योग, कोई भी उद्यम, किसी भी श्रमिक का, कर्मचारी का या कोई भी अन्य संस्थान हो, स्कूल हो, कॉलेजेज हो, चिकित्सालय हो, ये कोई भी इन चीज को ध्यान में रख करके तय करेंगे कि किसी के भी मानदेय या वेतन इस दौरान नहीं कटेंगे। ये कमेटी इस चीज को देख रही है। आवश्यक वस्तु की आपूर्ति के लिए जो उद्यम आवश्यक हैं उन्हें संचालित करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्था को, पीपीई है, N95 मास्क हैं और अन्य कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भी ये कमेटी निरंतर उसकी निगरानी कर रही है। फ्लोर मिल है, दाल मिल है, अन्य जो इस प्रकार की आवश्यक चीजें हैं इस पर एक कमेटी कार्य कर रही है और सफलतापूर्वक इस कमेटी ने अब तक अपने कार्यों को आगे बढ़ाया है। तीसरी कमेटी हम लोगों ने कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता की कमेटी बनाई है। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता की कमेटी प्रदेश के अंदर सप्लाई चेन को बहुत व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। यह कमेटी डोर स्टेप डिलीवरी के बारे में
दूध है, सब्जी है, खाद्यान्न है, जो निराश्रित लोग हैं उन लोगों तक पहुंचाने और सप्लाई चेन को हर हाल में बनाए रखने के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति है। ये सारी चीजों की आपूर्ति का कार्य यह कमेटी प्रदेश के अंदर कर रही है और इस कमेटी के द्वारा सफलतापूर्वक अपने कार्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसी प्रकार से जो हम लोगों ने चौथी कमेटी बनाई हो, अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में बनी है, यह कमेटी इन्फोर्समेंट की पूरी कार्रवाई के साथ साथ कालाबाजारी और जमाखोरी को रोक सकें, इसके लिए कमेटी प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है और सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर लॉकडाउन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। पांचवी कमेटी अपर मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता की कमेटी है। प्रदेश के अंदर एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर स्थापित करने के साथ साथ हर जनपद में भी कंट्रोल रूम की स्थापना हो। कम्युनिटी किचन के माध्यम से धर्मार्थ संस्थाओं को, स्वयंसेवी संगठनों को और प्रशासन और शासन के स्तर पर भी कम्युनिटी किचन के माध्यम से हम लोग प्रत्येक उस जरूरतमंद के पास, जिसके पास खाद्यान्न नहीं, जिसके पास बनाने की सुविधा नहीं, जो माइग्रेंट है, इन सभी लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति कर सकें, इस पर यह कमेटी कार्य कर रही है और एपीसी के साथ मिलकर के इस बारे में भी यह सुनिश्चित कर रही है कि ये कमेटी हर एक स्तर पर कोई भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर भूखा न रहे, इस पर निरंतर यह कमेटी कार्य कर रही है और इसके लिए हर जनपद को हम लोगों ने पर्याप्त धनराशि भी आवंटित की है। यह कमेटी सफलतापूर्वक इन कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हमारी छठी कमेटी है प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज की अध्यक्षता में। ये कमेटी ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और पेयजल की आपूर्ति को बनाए रखने के साथ ही उन लोगों को चिन्हित करने के लिए भी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में क्वारंटाइन में कितने लोग रखे गए हैं, इनके बारे में डाटा सही तैयार करना। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बाहर से आए हैं, लेकिन इस दौरान उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने तो अपनी जानकारी दी, बहुत सारे लोगों ने जानकारी नहीं दी है। जिन लोगों ने जानकारी नहीं दी उनको चिन्हित करना और फिर उन लोगों के बारे में स्थानीय स्तर पर कंट्रोल रूम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताना और फिर उन लोगों को होम क्वारंटाइन या क्वारंटाइन में ले जाने के लिए व्यवस्था करना, ये कमेटी कार्य कर रही है। इसके अलावा उन सभी क्षेत्रों में, ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र, वहां पर इस बात को तय करना कि कोई भी निराश्रित, कोई भी व्यक्ति राशन के अभाव में या कहीं भी भूखों न रहे, इसके बारे में ये कमेटी भी अपने स्तर पर निरंतर कार्य कर रही है। हमारे यहाँ सातवीं जो कमेटी वह बनी है प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में। यह कमेटी पूरे प्रदेश के अंदर सर्विलांस सिस्टम को और मजबूत करने के साथ साथ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल की एक श्रृंखला प्रदेश के अंदर तैयार करने के लिए कार्य कर रही है और यही इसी का परिणाम है कि इस कमेटी में जो 3 महत्वपूर्ण हम लोगों ने उसके कार्य रखे हैं। एक, जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य स्वयं देख रहे हैं कि क्वारंटाइन वार्ड की व्यवस्था, आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था, उपचार की व्यवस्था, दवा की आपूर्ति बनी रहे, इस पर कार्य करना। ये जहां ये कमेटी कार्य कर रही है, वहीं हम लोगों ने टेस्टिंग लैब्स की फैसिलिटी को बढ़ाने, यहाँ इस दौरान ट्रेनिंग की व्यवस्था को और मजबूत करने और इस दौरान अपनी क्षमता विस्तार के लिए और क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में दूसरी कमेटी इसी के साथ बना करके यह कमेटी इस पर कार्य कर रही है। हम लोगों ने अब तक, जब पहला पेशेंट आया था प्रदेश के अंदर, तब हमारे पास टेस्टिंग लैब की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज प्रदेश के अंदर हमारी 10 लैब फंक्शन में हैं और आज ही हमारी सरकार ने तय किया है, सरकार ने प्रदेश के अंदर एक उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड की स्थापना की है और इस फंड में हम लोगों ने धनराशि ली है। हमें तमाम विभागों से भी पैसा मिला है, उन विभागों ने अपने एक दिन का वेतन उपलब्ध करवाया है। विधायकों ने भी इसके लिए धनराशि अपनी निधि से उपलब्ध कराई है, अपने वेतन से उपलब्ध करवाई है।
और समाज में CSR से भी और अलग अलग तबके के लोगों ने भी बड़ी मात्रा में धनराशि देने की व्यवस्था इसमें प्रारंभ की है। इस फंड में जो पैसा आ रहा है, इस पैसे का उपयोग ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर टेस्टिंग लैब्स की स्थापना करने हैं। दूसरा, इसके माध्यम से हम लोगों ने कोविड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल की एक श्रृंखला को खड़ा करने में प्रदेश के अंदर PPE, N95 मास्क या फिर ट्रिपल लेयर मास्क, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही हम वेंटिलेटर्स भी प्रदेश के अंदर बना सकें। इंफ्रारेड जो थर्मामीटर है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्था को, या फिर प्रदेश के अंदर थर्मल एनालाइजर आदि की व्यवस्था को भी हम यहाँ पर बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। यह प्रमुख सचिव MSME इस कार्य को देख रहे हैं और इस कार्य को सफलतापूर्वक ये तीनों जो लोग हैं, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा और प्रमुख सचिव MSME, ये इन कार्यक्रमों को लेकर के निरंतर कार्य कर रहे हैं। और आज ही हमारी सरकार ने तय किया है, एक हर मंडलीय चिकित्सालय में प्रदेश के अंदर 18 हमारी कमिश्नरी है, कमिश्नरी के हर चिकित्सालय में जहां पर टेस्टिंग लैब की सुविधा नहीं दी गई है, कोई मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, उस मंडलीय चिकित्सालय में हम लोग एक टेस्टिंग लैब की स्थापना करेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ जो 10 मेडिकल कॉलेजेस में हम फैसिलिटी उपलब्ध, टेस्टिंग लैब की उपलब्ध करवा चुके हैं, इनको अपग्रेड करते हुए लेवल 3 के लैब के लिए हम इसको डेवलप करने जा रहे हैं, जिससे केवल कोरोना वायरस ही नहीं, भविष्य में किसी भी प्रकार के वायरस का प्रकोप होता है तो उस प्रकोप से बचाने के लिए प्रदेश के अंदर न केवल टेस्टिंग फैसिलिटी अपितु हम रिसर्च की फैसिलिटी भी वहां पर उपलब्ध करवाएंगे। उन सभी अपने जो 10 मेडिकल कॉलेजेस में हमारी जो लैब बन चुकी उसकी स्ट्रेंथनिंग की, उसको अपग्रेडेशन की कार्रवाई हम इसके साथ ही करने जा रहे हैं। आज ही हमने उसकी मंजूरी दी है। 14 मेडिकल कॉलेजेस हमारे ऐसे हैं जो नए बने हैं, वहां पे भी कोई सुविधा नहीं थी। उन सभी 14 नए मेडिकल कॉलेजेस में भी हम लोगों ने इस बात के लिए मंजूरी दी है कि वहां पे लेवल 2 की लैब, एक टेस्टिंग लैब स्थापित हो जाए जहां पर हम कोरोना की जांच कर सकें। ये प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ रही है। टेस्टिंग किट की आपूर्ति भी बाधित न हो, हमें प्रदेश के अंदर MSME को इस बारे में हम लोगों ने तैयार किया है कि वह व्यवस्था करें कि टेस्टिंग किट यहां पर ही मैन्युफैक्चर हो सके। और इस दिशा में क्या कार्य किया जा सकता है, इस पर भी उन्हें अधिकृत किया है कि वे इस पर तत्काल कार्रवाई करें। तो ये बड़ा कार्य आज हम लोग करने जा रहे हैं। इसके अलावा सभी प्रदेश के जनपदों में एक अलग ही इसका कलेक्शन सेंटर बनाना, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो या कहीं पे संदिग्ध लगता है तो उसके कलेक्शन के लिए हमें अन्य जिलों पर या अन्य उसका वेट न करना पड़े, तत्काल जिले के अंदर ही हम एक कलेक्शन सेंटर दे सकें। हर जिले के अंदर हम ये व्यवस्था देने जा रहे हैं। इसके बारे में भी प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को इस कार्य के लिए उन्हें अधिकृत करके इस पर कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। प्रदेश के अंदर एक कमेटी हम लोगों ने बनाई है प्रमुख सचिव पशुपालन की अध्यक्षता में। इस कमेटी का कार्य है कि प्रदेश के अंदर कहीं चारा की आपूर्ति बाधित न होने पाए, गौशालाएं हों, डेयरी हों, जहां भी चारा की आपूर्ति की व्यवस्था। दूसरा, दुग्ध उत्पादन करने वाले किसानों के द्वारा जो दुग्ध उत्पादन होता है वह मार्केट में पहुंच सके, इसकी तैयारी इसकी व्यवस्था देखना। तीसरा, ये कमेटी देख रही है कि जितने भी ऐसे अन्य जीव जंतु हैं उनके लिए भी कहीं कोई समस्या न हो। इसके लिए हम लोगों ने SPCA से भी, जीव जंतु कल्याण बोर्ड से भी और अन्य संस्थानों का भी सहयोग लिया है। और कहीं पे बंदरों के लिए भी खाने की समस्या न होने पाए, कहीं पर कुत्तों के लिए भी खाने की समस्या न होने पाए, अन्य कोई इस प्रकार की समस्या न होने पाए, इसके लिए भी ये कमेटी कार्य कर रही है। हर एक जनपद में शासन स्तर पर भी, विभिन्न धर्मार्थ और स्वयंसेवी संगठनों के स्तर पर भी इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए कमेटी कार्य कर रही है। और इसमें निरंतर हर एक स्तर पर इस कार्य को आगे बढ़ाने की कार्रवाई तेजी के साथ बढ़ी है। एक कार्य जो हमारी 9वीं कमेटी है वह प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता की कमेटी है।
यह कमेटी प्रदेश के अंदर पुलिस फोर्स को इस संक्रमण से बचाने के लिए तो कार्य कर ही रही है, लेकिन साथ साथ प्रारंभिक एक सप्ताह में आपने देखा होगा कि पुलिस की PRB 112 का उपयोग करके हम लोगों ने डोर स्टेप डिलीवरी को और खाद्यान्न की आपूर्ति को घर घर पहुंचाने में भी इसका उपयोग किया था। बाद में जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में साधन वाहन आ गए तो फिर हम लोगों ने पुलिस की PRB 112 को पेट्रोलिंग के लिए लॉकडाउन को पूरी तरह सफल बनाने के लिए उसको छोड़ा है। लेकिन प्रदेश के अंदर लॉकडाउन की कार्रवाई को सफलतापूर्वक लागू करने के साथ ही पुलिस फोर्स में कहीं भी कोई संक्रमण न हो, इस पर कार्य करना, यह कमेटी इस पर कार्य कर रही है। इसके अलावा पुलिस लाइन, थाना, चौकी या फिर PAC की जितनी हमारी वाहनियां हैं, इन सब में संक्रमण को बचाने के लिए स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाना,